तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर तीन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है माउंट एरब्रोस यहाँ का एक मृत ज्वालामुखी है। विन्सन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और क्वीन मार्ड पर्वत इसे दो भागों में बांटता है। किसको? विन्सन मैसिफ को। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी करेक्ट है और क्वीन मार्ड जो पर्वत है वो विन्सन मैसिफ को दो बराबर भागों में बांटता है। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। सॉरी, क्वीन मार्ड पर्वत जो है वो अंटार्कटिका को दो बराबर भागों में बांटता है, विन्सन मैसिफ को नहीं। चोटी कैसे बटेगी? माउंट एरब्रोस जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, मृत नहीं है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, चूँकि 2 और 3 सही है तो डी नहीं होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए माउंट एरब्रोस अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और माउंट मार्ड पर्वत जो है अंटार्कटिका को दो बराबर भागों में बांटता है। विन्सन मैसिफ इम्पोर्टेंट है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा इसको। सारे कॉन्टिनेंट की सारी ऊंची चोटियां फेवरेट हैं पीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया की खोज अंटार्कटिका में ही की गई। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप पर लगभग सभी देशों के वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हुए हैं। और ज्ञात हो आपको कि सबसे पहले ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया की खोज जो है अंटार्कटिका में ही की गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय का निर्धारण करती है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बेसिक भी पता ही होना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डी ग्रुप का हो या फिर ए का गजेस्टेड, इसका उत्तर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये वाला सही है, ये वाला सही है? ये तो पश्चिमी है, वैसे भी सही नहीं होगा, तो बी सही हो जाएगा इसका। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय भूभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय भूभाग के उत्तर से दक्षिण सिरे की लंबाई पूर्व से पश्चिम की सिरे की लंबाई की अपेक्षा कम है। मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है पहला, ये जो है ना ये कम है, ये ज़्यादा है, जबकि गलत है। ये ज़्यादा है ना, ये 3214 समथिंग है, और ये वाली है जो पूर्व से पश्चिम वाली है या पश्चिम से पूर्व वाली, ये 2933 है। तो ये वाली कम हो गई, ये जो लंब डाल रही है ये वाली ज़्यादा हो गई। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। महाराष्ट्र की तटीय सीमा सभी तटीय राज्यों से लंबी है, गलत है ये भी। गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है और महाराष्ट्र का उसके बाद नाम आता है गुजरात की, तो डी हो जाएगा इसमें आंसर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर सिरे की ओर देखी जाए तो 2933 है, मतलब ये वाली, तथा उत्तर से दक्षिण सिरे की लंबाई देखी जाए तो 3214 है, ये वाली। तो ये ज़्यादा लंबी है, ये छोटी है। तो अतः स्पष्ट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण सिरे की लंबाई पूर्व से पश्चिम सिरे की तुलना में अधिक है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला स्टेटमेंट, भारत के तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल, मालदीव तथा मिनिकॉय 10 डिग्री चैनल, अंडमान तथा निकोबार 9 डिग्री चैनल। इसका तो आपको पता ही होगा, किसी का पता नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपीएससी सिविल सेवा का हो या डी ग्रुप का हो। तो अंडमान तथा निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, मालदीव तथा मिनिकॉय होता है 8 डिग्री चैनल से, और मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप होता है 9 डिग्री चैनल से। तो इसमें से तो कोई भी सही सुमेलित नहीं हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उपरोक्त में से कोई भी सही सुमेलित तो है नहीं। उपरोक्त युग्मों का सही सुमेलन इस प्रकार है, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, मालदीव तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, अंडमान तथा निकोबार 10 डिग्री चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सुमात्रा एवं निकोबार के मध्य स्थित है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट चैनल और पाक जल संधि। देखिए निकोबार, इंडिया का मैप तो आता ही होगा ना सबको, इधर है अंडमान निकोबार। अब खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। पाक, ग्रेट, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो ग्रेट चैनल है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रेट चैनल भारत के निकोबार तथा सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है, इधर ही है सब ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं करना। राजस्थान, मिजोरम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बताइए कर्क रेखा उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है ना अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, ये क्या हो गई? इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। ऊपर भी एक रेखा है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली है ये मकर रेखा 23.5 डिग्री पूर्वी दक्षिणी देशांतर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, ऊपर की कर्क रेखा कैंसर। तो इंडिया यहाँ तो है नहीं, उत्तरी गोलार्ध में है ना, यहाँ आता है। तो 8 राज्यों से अगर गुजरती है भारत के, वो 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मिज़ोरम भी ले लेता है सबसे लास्ट में, बिहार नहीं है, ऊपर पड़ जाता है थोड़ा, पश्चिम बंगाल है, मेघालय भी नहीं है। तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्य हैं, सीक्वेंस में पकड़ लीजिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ याद रखना तभी याद होगा। गुजरात है, थोड़ा आगे चलोगे राजस्थान मिलेगा, थोड़ा आगे चलोगे मध्य प्रदेश मिलेगा, थोड़ा आगे झारखंड मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ मिलेगा, उत्तर प्रदेश नहीं है, ऊपर हो जाता है। आगे चलोगे पश्चिम बंगाल मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर जाओगे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके, तो आपको आगे मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिलेगा आपको मिज़ोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए ना। ये रेखा बिहार से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको जहाँ से गुजरती है वो याद कर लीजिए, वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है आदम सेतु तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप केरल में स्थित है। आदम सेतु खंबात की खाड़ी को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। देखिए अगर आदम सेतु तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है तो बनाइए मैप इंडिया का, इधर ही होगा ना सब कुछ यहाँ पर। अब खंबात की खाड़ी कहाँ? गुजरात की तरफ, तो कर दो एलिमिनेट इसको, डी को, मतलब तीसरे वाले स्टेटमेंट को। एक से आंसर मिल रहा है क्या? आधा तो काम आसान हो गया आपका। पंबन द्वीप केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो पता होगा आपको, केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो कथन एक सही है केवल। आदम सेतु तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य जल में बनी चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। पंबन द्वीप आदम सेतु का एक हिस्सा है, तो तमिलनाडु में ही हो गया, रामेश्वरम में। यह सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, ना कि खंबात की खाड़ी को 8 डिग्री चैनल से। तो मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करेगा ना, क्योंकि इधर की तरफ ये तमिलनाडु साइड। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पता ही होने चाहिए, ऐसे सवाल आपको पता ही होने चाहिए यदि जीएस पढ़ी है तो कभी। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारण नियंत्रण रेखा 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए भारत के दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट। और इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको एलिमिनेट मत कर देना कि इंदिरा पॉइंट रट रखा है आपने। तो तीसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो कथन एक सही है। भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में 6 डिग्री 4 5 उत्तरी अक्षांश से उत्तर में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखें तो
8 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत भूमि का देशांतर विस्तार भी आपको याद रखना है। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। कथन 2 भी सही है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। कथन 3 भी सही है। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल को भारत पाकिस्तान द्वारा 1972 में शिमला समझौता के बाद अपनाया गया। इसे युद्ध विराम रेखा अथवा NJ9842 के नाम से जाना जाता है। यह 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, भारत के भौगोलिक विस्तार से रिलेटेड एक बार और स्टेटमेंट आ गया है और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, जबकि उत्तरी भाग उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हिमालय है ऊपर। भारतीय सीमा समुद्र के अंतर्गत 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। 24 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, डबल हो गया ना। देखिए 12 नॉटिकल मील है, ये 12 समुद्री मील है। बाकी पहला वाला सही है, तो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए अक्षांश रेखाओं के मानों से यह पता चलता है कि भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में, ध्यान से सुनते रहिएगा, जबकि उत्तरी भाग उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि इस अवस्थिति के कारण ही भारत में भूआकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी के प्रकारों में अंतर देखने को मिलता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील है, अर्थात लगभग देखा जाए किलोमीटर में तो 21.9 किलोमीटर, जबकि संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो है वह 24 समुद्री मील तक है। और देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें भारत को कृत्रिम द्वीप का निर्माण करने की, वैज्ञानिक शोध कार्य करने की तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की छूट है। अब देखिए उल्लेखनीय है कि सबको पता होना चाहिए, 1 समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं समुद्र वाले, पानी वाले? 1.8 किलोमीटर, यानी 1824 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर और 824 मीटर के बराबर होता है ये। तो दूसरा वाला गलत है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। फसलों के चक्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इस प्रणाली में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक के बाद एक के क्रम में उगाई जाती हैं। फसल चक्रण मिट्टी की उपजाऊपन में कमी करता है और फसल चक्रण मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। फसल चक्रण जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ना कि उसके उपजाऊपन में कमी करता है, और मृदा अपरदन को रोकता है ये। तो सही पूछा है, इसमें केवल एक ही सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए फसलों का चक्रीकरण करना यानी इस प्रणाली में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक के बाद एक के क्रम में उगाई जाती हैं। इस पद्धति में कीटों और बीमारियों पर नियंत्रण हो जाता है, भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि होती है और मृदा अपरदन में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फसलों के चक्रीकरण में निम्नलिखित किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है? फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में ही बोना चाहिए। जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता है उन्हें अधिक सिंचाई की ज़रूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए। अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों के बाद में बोना चाहिए। देखिए अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद वाली आवश्यकता जिन फसलों को पड़ती है उनसे पहले बोना चाहिए, बाद में नहीं बोना चाहिए। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा वाला सही है। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, केवल एक और दो। तो देखिए फसलों के चक्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। अधिक खाद की मांग वाले फसलों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली किस्मों या फसलों से जो है पहले बोना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, बाद में नहीं पहले।
फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में ही बोना चाहिए। जिन फसलों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उनको बाद में बोना चाहिए, और उन्हें जिनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है उनको पहले बोना चाहिए। एक तरह से थर्ड वाली लाइन का इसका यही तो मतलब हो गया ना। जिनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता है उन पौधों को क्या है, बाद में बोना चाहिए, और जिनको कम पानी की आवश्यकता है, जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता है उन्हें अधिक सिंचाई की ज़रूरत वाले पौधों के बाद में बोना चाहिए। यानी जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है उन फसलों को पहले बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उर्वरक वे पदार्थ हैं जिन्हें पौधों के स्वस्थ विकास के लिए मृदा में मिलाया जाता है। उर्वरक मृदा में खोए हुए पोषक तत्वों को पुनः स्थापित कर देते हैं। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। देखिए करेक्ट है तीसरा, दूसरा, पहला, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। तो उर्वरक वे पदार्थ हैं जिन्हें पौधों के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। ये उर्वरक मिट्टी में खोए हुए पोषक तत्वों को पुनः स्थापित कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक निम्नलिखित प्रकार के हैं। देखिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या खाद, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है उनको नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। चूँकि यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या क्या है ये? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, माइकोराइजल कवक, नीली हरी शैवाल, एजोला। उपर्युक्त में से कौन से कृषि में काम आने वाले जैव उर्वरक हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? बायो फर्टिलाइज़र। देखिए नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बायो फर्टिलाइज़र है, जैव उर्वरक है। एजोला एक जैव उर्वरक है। 4 और 5 तो ऑप्शन में है नहीं कहीं, क्योंकि माइकोराइजल कवक भी एक जैव उर्वरक है और एजिटोबैक्टर भी एक जैव उर्वरक है। राइजोबियम भी एक जैव उर्वरक है। तो सारे के सारे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए कृषि आधारित उद्योगों के काम में आने वाली कुछ जैविक खाद की मुख्य किस्में निम्नलिखित हैं। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक, नीले हरे शैवाल, एजोला, फॉस्फोरस, विलेत जैव उर्वरक और माइकोराइजल कवक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, ये पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जैव खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर को बायो फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, अभी तो बताया था। ये बायो फर्टिलाइज़र वे जैविक या सक्रिय पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, शैवाल और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर भूमि को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बनिक पदार्थों आदि से समृद्ध करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर, इनको बायो फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है। ये बायो फर्टिलाइज़र वे जैविक या सक्रिय पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, शैवाल व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके मिट्टी को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है, इस बार बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, राइजोबियम सभी फसलों की जड़ों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। एजोला के अंतर्गत नाइट्रोजन नम स्थिति में विद्यमान रहती है। एजिटोबैक्टर एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। एजोला को ठंडे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। बिल्कुल एजोला को ठंडे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, करेक्ट है चौथा वाला स्टेटमेंट। एजिटोबैक्टर एक नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ये भी सही है। एजोला के अंतर्गत नाइट्रोजन नम्न स्थिति में विद्यमान रहती है, ये भी सही है। देखिए राइजोबियम सभी फसलों की जड़ों में नहीं पाया जाता, ये तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है ना, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ एक है वो तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 सी। तो राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, न कि सभी पौधों की जड़ों में। अन्य तीनों कथन सत्य हैं, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटास उपरोक्त में से कौन से पौधे के मुख्य पोषक तत्व हैं?
देखिए इनकी प्रकृति के आधार पर पौधों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम नहीं आता है। ये गौण पोषक तत्व में, तो 1 और 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। तो देखिए पोषक तत्व होते क्या हैं। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व कोमा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अलग अलग याद रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यह है मुख्य पोषक तत्व। कैल्शियम, मैग्नीशियम गंधक, ये है गौण पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इनको। सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एवं कृषि विभाग द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें 85% योगदान राज्य सरकारों द्वारा तथा 15% योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? देखिए क्या लग रहा है आपको? 85% योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट? गलत है। 85% योगदान है केंद्र सरकार का और 15% योगदान है राज्य सरकार का। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है ये। बाकी कृषि विभाग तो है इसमें। तो सही पूछा, सही तो कोई है नहीं इसमें, डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। यह कृषि विभाग द्वारा चलाया गया है। गलत है पहला स्टेटमेंट, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 85% योगदान केंद्र सरकार का तथा 15% योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से ऐसा सही सुमेलित हैं? क्या क्या हैं ये? देखिए सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति। सुनहरी क्रांति के सामने फल उत्पादन, रजत क्रांति के सामने अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति के सामने उर्वरक उत्पादन नहीं है। गुलाबी क्रांति में होता है क्या? झींगा उत्पादन। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा वाला जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, बहुत पूछते हैं उसको। तो भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु हरित क्रांति की तर्ज पर खाद्य विशेष के लिए अलग अलग क्रांति की शुरुआत की गई। ये क्रांतियाँ निम्नलिखित हैं। एक है गोल क्रांति, आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन है ये। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, इसलिए गलत था तीसरा वाला स्टेटमेंट, सही नहीं था ना वो। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से और धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से। ये बहुत पूछते हैं लेकिन काफ़ी इजी हो गई है, सबको पता चल गया। नीला समुद्र मछली रहती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्रण प्रणाली पर बल दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता वाले पौधों को अधिक सिंचाई वाले पौधों के बाद लगाया जाता है। गैर फलीदार पौधों को फलीदार पौधों के पहले बोया जाता है। अभी तो चर्चा की थी इस पे। स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ तो ये होना चाहिए ना, कोई नहीं, ये तो उपरोक्त सभी तो सी में होना चाहिए। तो 1 और 2 करेक्ट है, केवल की आवश्यकता थोड़ी है जब 2 स्टेटमेंट है तो देखिए फसल चक्रण भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए एक प्राकृतिक विधि है और इस प्रक्रिया में निम्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। फलीदार पौधों को गैर फलीदार पौधों के बाद में बोया जाना और जिन पौधों को कम पानी की आवश्यकता है उन्हें अधिक सिंचाई वाले पौधों के बाद बोया जाना और अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की मांग वाली फसलों के पहले बोया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अधिकतर ऐसी चीज़ें बाद में हो रही हैं जो अच्छी हैं, जैसे उन पौधों को बाद में बोना जिनको कम सिंचाई की आवश्यकता है,
जिनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता है उनको पहले बो दो, फलीदार को बाद में बो, गैर फलीदार को पहले बो दो। और क्या था इसमें, जिनको अधिक खाद की आवश्यकता है उनको पहले बो दो और कम खाद की आवश्यकता वाले फसलों को बाद में बो दो। लाइन का तो ये मतलब हो गया ना, अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की मांग वाली फसलों के पहले बोना चाहिए। तो कम खाद वाली बाद में, वो अधिक खाद वाली पहले। ये है फसल चक्रण से संबंधित कुछ कारक इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इनको वैसे भी और पढ़ाई के पर्पज़ से भी। तो अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।